बोर्ड्स की अंतिम तैयारी चल रही है। केस बेस्ड और असर्शन रीजन एक साथ ढूंढ रहे थे ना, चलो तुम्हारे 11 नंबर पक्के करा देती हूँ। हेलो हेलो मेरे क्यूट लिटिल होमोसेपियंस, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर आकर्षिका, आपके लिए लेकर के आ गई हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को व्हाइल अटेम्प्टिंग असर्शन रीजन। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के कभी दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं, कभी दोनों स्टेटमेंट्स गलत, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन समझ ही नहीं आता। केस बेस्ड में आंसर तो आता है, बट आंसर को लिखने का तरीका, कीवर्ड पकड़ने का तरीका नहीं आता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैम यहां पर है ना, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, कॉपी पेन ले करके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को अनफोल्ड करना स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा अपना, तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी आता है। यानी टोटल की अगर बात करें तो 9 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, चलो अब जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को समझते जाते हैं, समझते हैं कि लिखना कैसे है और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट ए और सब पार्ट बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन रन फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स मेन फंक्शन is to break down complex molecules present in the food which cannot be absorbed as such into the smaller molecules. These molecules are absorbed across the walls of the tube and the absorbed food reaches each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. So basically digestive system के बारे में बताया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो करता क्या है, वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स हैं उसके फंक्शन के तौर पे डिस्कस किया गया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स क्या हो जाते हैं, इनजेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, जो लिखा है ना कि आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन के बाद हो जाता है असिमिलेशन हो जाता है, और असिमिलेशन के बाद आ जाता है आपका इजेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इजेशन। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं आपके, इनके बारे में डिस्कस किया। असिमिलेशन क्या है, यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं जब उनका यूटिलाइजेशन एनर्जी गेन करने के लिए होता है तो इसे बोला जाता है असिमिलेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, देखो सब पार्ट यहाँ पर 2 दिया गया, एक दिया गया ए और दूसरा दिया गया बी। इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट कर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप जब लिखोगे आंसर तो मेक श्योर कि आपके टीचर को आपने कौन सा ऑप्शन यहां पर चूज किया है टू आंसर वो क्लियरली दिखे। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट कि आपको करेक्ट नंबरिंग करनी है। ठीक, नाउ अब पहली चीज पूछी गई है, पूरे आंसर्स तो नहीं लिखूंगी बट हाँ आपको आंसर बताती चलूंगी। नेम द ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमारे पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा। और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, ये सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है सलाइवा, और इस सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक, ये करता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का कंपोनेंट बताना है ऑन विच द सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स एक्ट अपॉन। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो किस पे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है ऑन योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च। किसके ऊपर काम करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है, जैसे आपका स्टार्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होगा अगर आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस ना बनाए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है यहाँ पर, कि ये प्रोड्यूस करता है 3 चीजें। क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले तो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन। उसके अलावा क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। HCl क्या है, HCl जो है आपका यहाँ पर एसिडिक मीडियम देता है, किसके लिए, फॉर प्रोटीन डाइजेशन। एसिडिक मीडियम देगा फॉर प्रोटीन डाइजेशन बेटा, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, नेक्स्ट यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब भाई देखो जो तुम्हारा HCl है इसका pH यहाँ पर लगभग क्या होता है,
पीएच जो है वो लगभग आपका 2 होता है, यानी हाईली एसिडिक पीएच होता है ऑफ द HCl। अब सीधी सी बात है, अगर कोई एसिड आपके हाथ के ऊपर गिरे तो वो वहां पर क्या करता है, बर्न्स कर देता है। अब इतना सारा HCl आपके पेट में प्रेजेंट है, येट आपका जो पेट है वो गला नहीं। इसका रीजन है यहाँ पर म्यूकस। म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पर एक लाइनिंग बना देता है। क्या करता है, लाइनिंग बना देता है ऑफ स्टमक। क्या करेगा, लाइनिंग बना देगा ऑफ स्टमक, जिसकी वजह से प्रिवेंट करेगा इरोजन या फिर कोरोजन ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये यहां पर क्या कर रहा है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रिवेंट कर रहा है इरोजन या कोरोजन से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ HCl। HCl के इफेक्ट की वजह से, HCl के इफेक्ट की वजह से जो दिक्कत हो सकती थी, जो आपकी लाइनिंग जो थी वो इरोड हो सकती थी, उसको म्यूकस क्या कर रहा है, एक फिल्म बना करके उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि What if villi are absent in the small intestine? अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अब बी वाले पार्ट के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, विलाई नहीं होगा तो क्या होगा। देखो विलाई का काम क्या है, विलाई यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, फॉर फूड अब्जॉर्प्शन। फूड अब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर रहा है, वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिससे कि खाना जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अब्जॉर्ब हो सके। अब अगर विलाई नहीं प्रेजेंट और विलाई का काम मेनली आपके फूड अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, तो यहां पर लेसर अब्जॉर्प्शन होगा फूड का अब्जॉर्प्शन जो है वो होगा, पर कैसा होगा, कम होगा, लेसर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा ऑफ फूड। और अगर ये होता है बेटा, ये होता है तो कंडीशन हो जाएगी ऑफ माल नरिशमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माल नरिशमेंट हो जाएगा, यानी जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम पहुंच पाएंगे इन योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि बाइल जूस में तो कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। रीजन क्या है बेटा, रीजन है कि बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर आपके बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम बाइकार्बोनेट्स जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले तो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं आपके एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज करेगा। और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, दूसरा फंक्शन है कि ये फैट का क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा। फैट का क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा, यानी कि जो आपके फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, फैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देगा। क्या करेगा, फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, यानी उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। इससे क्या होगा, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे एंजाइम्स, जो आपके एंजाइम्स हैं वो इस पे प्रॉपरली क्या कर सके, अपनी एक्टिविटी शो करते। तो एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कौन कर रहा है, आपका बाइल जूस। तो ऑल्दो बाइल जूस जो है उसके पास खुद का कोई एंजाइम नहीं होता, पर वो यहां पर क्या करता है, फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, जिससे फैट का डाइजेशन आगे जाके बाय लाइपेज बेटर तरह से हो पाए। ठीक है, चलो आ जाते हैं जरा पीछे वापस से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना दैट द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, which of these parts expand and mixes the food thoroughly। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने स्टमक का, यहां पर इन्होंने आपका पूरा एलिमेंट्री कनाल दिखा रखा है। ठीक है, यहां पर लेबलिंग है Y, यहां पर है X। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो यहां पर मिक्स करता है थारोली फूड को, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर X, यानी कि आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक ही वो ऑर्गन है, स्टमक जो है आपका, स्टमक क्या करता है, स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर मिक्सिंग द फूड थॉरली। ठीक है, स्टमक में चर्निंग होती है खाने की, स्टमक में चर्निंग होगी, खाने को घुमाया जाता है जिससे कि वो थॉरली मिक्स हो सके विद द एंजाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओहो, हमारा प्यारा जेनेटिक्स हेरिडिटी के टॉपिक आ गया भाई। चलो, अ पर्सन फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड। ठीक है, प्योर ब्रीड, एकदम प्योर ब्रीड का मतलब क्या हो गया, 7 जनरेशन तक बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करके जो हमने लाइन क्रिएट करी है, दैट इज नोन एज प्योर ब्रीड बोला जा रहा है। प्योर ब्रीड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स। ठीक है, अब देखो, यानी राउंड की बात कर रहे हैं तो यानी हमने यहाँ पर सीड शेप ले लिया है कैरेक्टर। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने सीड शेप ले लिया है कैरेक्टर, और दूसरा हमने क्या ले लिया है, येलो सीड्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमारा दूसरा कैरेक्टर हमने क्या ले लिया है, सीड कलर ले लिया है। अब सीड शेप की बात करूं तो एक पौधा जो है वो हमारा राउंड और येलो है। सीड शेप की बात करूं तो जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है, वेयर एज जो रिंकल्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर रिसेसिव। राउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल आर से, डोमिनेंट है, ठीक है, उसी का नाम चलेगा। रिंकल्ड जो है उसे यूज किया जाएगा सेम अल्फाबेट बट इन स्मॉल। ठीक है, सीड कलर की बात करूं तो सीड कलर में डोमिनेंट हो जाएगा यहां पर येलो, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई, वेयर एज दूसरा जो है दैट इज ग्रीन, जो कि तुम्हारा रिसेसिव है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा विथ सेम अल्फाबेट बट इन स्मॉल, दैट इज स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है, विथ प्योर ब्रीड pea plants having wrinkled green seeds and found that only AB type of seeds were produced in the F1 generation। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है, सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का। किसका क्वेश्चन आ गया भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आ गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इजी सी चीज है, कुछ ऐसा बहुत ही टिपिकल नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पैरेंटल जीनोटाइप लेना है। पैरेंटल जीनोटाइप उसने बता दिया कि प्योर ब्रेड है। प्योर ब्रेड मतलब होमोजाइगस, यहां पर हमारे पास कंडीशन पाई जाएगी, होमोजाइगस कैपिटल आर पाया जाएगा, और पाया जाएगा यहां पे कैपिटल वाई। क्रॉस करा देंगे विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन बन गई, ये हमारी बन गई पेरेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन बन गई हमारे पास, पेरेंट जनरेशन बन गई बेटा, पेरेंट जनरेशन बन गई। ठीक है, अब यहां पर जब भी आप गैमीट्स बनाते हो तो याद रखना कि गैमीट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है बाय अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है मियोसिस, है ना, क्लास 9th में पढ़ के आए, मियोसिस से होता है। और मियोसिस के दौरान होता क्या है कि अगर एक सेल में हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो जब गैमीट बनता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मतलब 2 क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम एक गैमीट में आ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे गैमीट में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक टाइप के अलील्स पाए जाते, एक ही टाइप के अलील्स पाए जाते, यानी कि ये जो कैपिटल आर और ये जो दूसरा कैपिटल आर है ये एक ही टाइप के अलील्स हैं, और ये जो है ये प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मैं यहाँ पर एक जीनोटाइप टाइप का बनाना चाहूं, मैं अगर यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर बताना चाहूं, तो ये मेरी सेल है, इसमें मेरे पास एक क्रोमोसोम का पेयर ये प्रेजेंट है जिसपे कैपिटल आर है, और दूसरी तरफ मेरे पास ये दूसरा पेयर प्रेजेंट है जिसपे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। सिमिलर केस मुझे यहां पर देखने को मिलेगा, एक तरफ मेरे पास यहां पर क्रोमोसोम है जिसके ऊपर प्रेजेंट है स्मॉल आर, और उधर ही उसी सेम सेल में मेरे पास प्रेजेंट है दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसपे प्रेजेंट है स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास सेल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम कंटेनिंग योर अलील्स। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस से होता है बेटा। मियोसिस से जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो जो 2 क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है, ये 2 क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है, ये 2 क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है क्या कर जाएंगे, सेपरेट
सेपरेट हो जाएंगे। क्या कर जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें से एक जो आपका कैपिटल आर है वो एक तरफ आएगा, दूसरा कैपिटल आर जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कर जाएंगे? सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है। और उधर जो है क्या आ जाएगा? एक तरफ आ जाएगा आपका कैपिटल वाई और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई। ठीक है, यानी कैपिटल वाई भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट। ये क्या बन गए हमारे पास? गैमीट्स बन गए। क्या बन गए बेटा? गैमीट्स। ठीक है, अब एक को हम यहां पर मेल मान लेते हैं, एक को हम क्या कर लेते हैं? फीमेल मान लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि कौन सा मेल कौन सा फीमेल पेरेंट है। ठीक है, तो यहां पर इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इधर भी सेम चीज होगी, इधर भी गैमीट्स बनेंगे हमारे पास। जब हमारे पास गैमीट्स बनेंगे तो इधर भी सेम चीज देखने को मिलेगी कि जो आपके क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में थे वो क्या कर जाएंगे? वो सेपरेट कर जाएंगे। मतलब कि जो आपका स्मॉल आर है वो एक गैमीट में और दूसरा स्मॉल आर दूसरे गैमीट में चला जाएगा, वेयरएज एक स्मॉल वाई एक गैमीट में और दूसरा स्मॉल वाई दूसरे गैमीट में चला जाएगा। यानी जो क्रोमोसोम साथ में है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट। यहां से आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आ जाता है बेटा? यहां से आ जाता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, चलो ये क्या आ गए हमारे पास? गैमीट्स आ गए। ये फीमेल के गैमीट्स हो गए। ठीक है, ये मेल के गैमीट्स हो गए। अब यहां पर क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन बेटा। क्या हो गया? यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन बेटा। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर क्रोमोसोम्स वापस से पेयर कर जाएंगे। तो जो F1 जनरेशन में जो हमारे पास जनरेशन बनेगी इसको बोला जाता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में क्या होगा बेटा कि हमारे पास जो पेयर बनेगा यहां पर दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल आर, इधर से आया स्मॉल आर। ठीक है, ये दोनों क्योंकि सेम कैरेक्टर की अलील इनके पास थी तो ये दोनों भाई भाई बनके एक तरफ हो गए। ठीक है, दूसरा एक तरफ से आया हमारे पास कैपिटल वाई, एक तरफ से आया स्मॉल वाई, तो ये दोनों जो है वो साथ में क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। बन गए हमारे पास F1 जनरेशन। अब बात करी जाए कि ये दिखेंगे कैसे? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि तुम्हारा जो पौधा है इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। तो यहां पर क्योंकि कैपिटल आर वाली जीन प्रेजेंट है, कैपिटल आर वाला अलील प्रेजेंट है, आर जो है वो यहां पर क्या एकदम बिल्कुल दादा टाइप का है। ठीक है, अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव यानी स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो कैपिटल आर जो कि कोड कर रहा था फॉर राउंड सीड्स वही अपने आप को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस करेगा। तो सीड्स जो है वो कैसी बनेंगी? राउंड सीड्स बन जाएंगी। कैसी सीड्स बनेंगी? राउंड सीड्स बनेंगी। और सेम यहां पर है, अगर कैपिटल वाई वाला प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस में स्मॉल वाई वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। यानी कि यहां पर कैपिटल वाली अलील जो है, कैपिटल वाई वाली जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी which codes for your character येलो सीड्स। तो यहां पर जितनी भी सीड्स बनेंगी वो कौन से टाइप की होंगी? येलो सीड्स होंगी। ठीक है, राउंड को यहां पे कंसिडर कर लिया एज ए कैरेक्टर और येलो को कंसिडर कर लिया एज बी। तो F1 जनरेशन में हमारे पास ए बी टाइप ऑफ सीड्स बन रही हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन F1 जनरेशन pea plants having AB type of seeds were crossbred by self-pollination, then in addition to the original round yellow and wrinkled green seeds, two new types varieties of A, D and CB types of seeds were also obtained. ठीक है, ठीक है, चलो इसका मतलब है कि जब तुम्हारा यहां पर हमने क्या किया? जब हमने यहां पर जब हमारे पास आ गया था यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारी F1 जनरेशन का बंदा आ गया था, F1 का बंदा आ गया था। अगर हमने इसका क्या करा दिया? अगर हमने इसका यहां पर करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, या क्या करा दिया इसको कह सकते हो, अगर हमने इसका क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया बेटा, सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो सेल्फ क्रॉस में क्या होगा? सेल्फ क्रॉस में क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये किसके साथ क्रॉस करेंगे? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, F1 का क्रॉस करा दिया F1 के साथ, F1 का क्रॉस करा दिया F1 के साथ, ठीक है, F1 के साथ क्या करा लिया, क्रॉस करा लिया। अब देखो इधर होगा क्या, अब इधर यहां पर वापस से लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी ये दो क्रोमोसोम साथ में है, ये दो क्रोमोसोम्स क्या है साथ में, ये दो क्रोमोसोम साथ है और ये दो क्रोमोसोम्स क्या है साथ में है, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते, उन्हें क्या होना पड़ेगा, आगे जाके वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा, कैपिटल वाई इधर स्मॉल वाई इधर आ जाएगा, है ना। अब अगर गैमीट्स बनाना है तो चांस है कि ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ चला जाए, दूसरा चांस है कि ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ चला जाए, तीसरा चांस है कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ चला जाए, और चौथा चांस है कि स्मॉल आर जो है वो किसके साथ चला जाए, स्मॉल वाई। तो यहां पर हमारे पास बन जाते हैं 4 टाइप के गैमीट्स, क्या बन जाते हैं हमारे पास, 4 टाइप के गैमीट्स बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर होगा, यहां पर भी सेम चीज होगी हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर पहले ही क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई भाई थे ना, कुंभ के मेले में चले गए थे, बिछड़ गए भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब वापस से गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे करके हमारे पास क्या बन गए, ऐसे करके हमारे पास बन गए हमारे 4 गैमीट्स बन गए बेटा, ठीक है। अब गैमीट्स तैयार है, गैमीट्स तैयार है तो मिलन करा दिया जाए, मिलन करा दिया जाए बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बना लेंगे अपना एक पनेट स्क्वायर, क्या कर लेंगे हम यहाँ पर एक पनेट स्क्वायर बना लेंगे बेटा। अब पनेट स्क्वायर में हमारे पास क्योंकि 4 गैमीट्स हैं, 4 गैमीट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉक्सेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 × 4 दैट इज 16 बॉक्सेस का बनेगा हमारा पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब गैमीट्स क्या थे हमारे पास, सबसे ऊपर थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे करके आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बस सिंपली क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे कि पनेट स्क्वायर में ऊपर से क्या आ रहा है और साइड से क्या आ रहा है, ठीक है, ये हमारा बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या बनती जा रही है, हमारे पास बनती जा रही है हमारी डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इधर से आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करते जाएंगे, अपनी जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसे हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, तो यहां पर कुछ सीट्स तो आपको ऐसी मिल रही हैं, जितनी भी मैं मार्क कर रही हूं यहाँ पे, कुछ सीट्स तो आपको ऐसी मिल रही हैं जो सिंपली क्या है, राउंड एंड येलो है। कितनी है बेटा, राउंड एंड येलो है। कितनी है यहाँ पर, 9 सीट्स जो बन रही हैं आउट ऑफ 16, वो कैसी है, 9 आउट ऑफ 16 जो सीट्स मिल रही हैं वो कैसी है आपकी, राउंड एंड येलो। कैसी है बेटा, राउंड एंड येलो है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको 3 सीट्स यहाँ पर दिख रही हैं, 3 सीट्स जो आपको दिख रही हैं, दैट इज योर, यहाँ देखो ये वाली सीट हो गई आपकी, ये वाली सीट हो गई, ये वाली सीट हो गई, ये कैसी है, दैट इज राउंड है और कैसी है, ग्रीन है, राउंड है और कैसी है, ग्रीन। कितनी है बेटा, 3 आउट ऑफ 16। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है उसमें देखो हमारी ये वाली या हो गई, ये वाला ऑफस्प्रिंग हो गया, ये वाला ऑफस्प्रिंग हो गया, ये सारे कैसे हैं, ये यहाँ पर रिंकल्ड
और येलो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? रिंकल्ड और येलो बन रहे हैं। कितने? 3 of 16। वेरएज एक जो है यहाँ पर, एक बिचारी, वो यहाँ पर क्या है? दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या है बेटा? रिंकल्ड एंड ग्रीन है। कितनी? 1/16। तो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर आप देखो तो राउंड एंड येलो जो था, यानी कि ये जो तुम्हारा कैरेक्टर था राउंड एंड येलो वाला, ए बी, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी, और ये था तुम्हारा सी डी। ये जो कैरेक्टर था ये क्या था? सी डी था। ठीक है, ये दोनों तो पैरेंटल कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों तो पेरेंट्स में प्रेजेंट थे। हमने पेरेंटल जनरेशन जो बनाई थी उसमें भी हमें ये फिनोटाइप देखने को मिल रहा था कि राउंड येलो सीड्स थी और इधर रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थी, उनको ही हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में हमें सिर्फ ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। बट F2 जनरेशन, ये जो जनरेशन बना, ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन, ये जिसको बोला जाता है सेकंड फिलियल जनरेशन बोला जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हमें दो नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, यानी A के साथ हमको यहाँ पर D देखने को मिल रहा है और B के साथ यहाँ पर हमें C देखने को मिल रहा है। करेक्ट? तो ये हमें देखने को मिल रहा है ना? सॉरी, B के साथ हमको यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, B के साथ हमको C देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हो रही है, ठीक है, हो रही है ये। तो अब ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था वो यही है भाई कि ये जो चीज है, व्हाट आर ए बी टाइप ऑफ सीड्स। ए बी टाइप ऑफ सीड्स किसको बोला जा रहा है? तो F1 जनरेशन में जो सीड्स है वो कैसे हैं? दे आर गोइंग टू बी राउंड एंड येलो सीड्स हैं, उनको बोला जा रहा है ए बी। अब पूछा गया है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर ए डी। पूछा गया है कि भाई राउंड और येलो सीड्स जो है आपकी वो डोमिनेंट ट्रेट्स है। ए और बी जो कैरेक्टर है, क्या वो डोमिनेंट ट्रेट्स है? तो हाँ, यस, दे आर डोमिनेंट ट्रेट्स। व्हाई? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रहे हैं इन F1 जनरेशन। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो भी अलील्स, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ अलील्स है, यानी हमारे पास जैसे एक क्या है? राउंड का अलील है और एक क्या है? रिंकल्ड सीड शेप का अलील है। दो अलील प्रेजेंट है, इन दोनों में से जो भी अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर ले जाता है वो आपका डोमिनेंट होगा, वेरास जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है वो क्या होगा? वो होगा आपका रिसेसिव अलील। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया कि ए एंड बी आर डोमिनेंट ट्रेट्स, तो यस दे आर डोमिनेंट ट्रेट्स। व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर एडी। एडी टाइप की जो सीड्स बन रही हैं, एडी टाइप की जो आपकी सीड्स बन रही हैं वो कौन से टाइप ऑफ सीड्स हैं? एडी टाइप ऑफ सीड्स जो है वो यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी? दे आर गोइंग टू बी राउंड एंड ग्रीन सीड्स। कौन सी सीड्स हो जाएंगी? राउंड एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। पहला पूछ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसका पार्ट जो है वो पूछ रहा है, ए वाला जो पार्ट है इसमें जो फर्स्ट है वो बोल रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो वास डिफरेंस का रोल क्या होता है? वास डिफरेंस का रोल क्या होगा? वास डिफरेंस जो है वो कैरी करता है, कैरी करेगा आपके स्पर्म को, ठीक है, सीमेन भी लिख सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, सीमेन टू द यूरिथ्रा। कहां से लेकर के आ रहा है? फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से यूरिथ्रा तक क्या कर रहा है? ये यूरिथ्रा तक यहां पर स्पर्म या सीमेन को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्लैंड्स। तो हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है यहां पर, द सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। करता क्या ये ग्लैंड? सबसे पहले तो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देगा किसको? टू द स्पर्म। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। उसके अलावा क्या करेगा? उसके अलावा यहां पर एल्कलीन नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एल्कलीन बनाता है सीमेन को। उसके अलावा क्या करेगा? उसके अलावा क्या करेगा? यहां पर प्रोवाइड करेगा मीडियम, प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्या करेगा? मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए। यहां पर क्या करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द
मीडियम। ठीक है, सो ये 3 फंक्शन हो गए ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। न्यूट्रिशन देगा, एल्कली नेचर बनाएगा ऑफ द सीमेन, और उसके अलावा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। देखो स्पर्म अपना तैराक है, पर तैरने के लिए पानी भी तो चाहिए, तो वो फ्लूइड कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो एरो हेडेड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्पर्म जो है इसमें हमारे पास पार्ट्स पाए जाते हैं। यू हैव अ हेड, ठीक है, नेक रीजन पाया जाता है, उसके बाद हमारे पास बॉडी होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, उसके अलावा हमारे पास टेल या जिसको बोलते हैं फ्लैजुला प्रेजेंट होता है फॉर यहाँ पर मूवमेंट। तो 4 पार्ट्स होते हैं ऑफ योर स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज व्हाट इज द प्लासेंटा इन द यूटेराइन वॉल। तो प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा इज द स्पेशल स्ट्रक्चर। प्लासेंटा क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस। जो एम्बेडेड पाया जाता है इन द वॉल ऑफ यूटरस, यूटरस की वॉल में एम्बेडेड पाया जाता है, और करता क्या है, करता क्या है, करता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन बॉडी ऑफ मदर एंड फीटस। फीटस और मदर की बॉडी के बीच में क्या कराता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कराता है आपका प्लासेंटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। व्हाट इज ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या होता है, अगर हमें डायग्राम याद है तो हमारे पास प्रेजेंट होता है ऐसे, यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यूट्रस में यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है यहाँ पर ओविडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा, जिनको ओविडक्ट बोला जाता है। इस ओविडक्ट में क्या होता है, ओविडक्ट जो है वो 2 काम करेगा, कैरी करेगा आपका जो फीमेल गैमीट है, ओवम जो है इसको कैरी करेगा टूवर्ड्स द यूट्रस। किधर लेके जाएगा, टूवर्ड्स द यूट्रस क्या करेगा, कैरी करेगा। दूसरा, यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर ओवम का मिलन होगा किससे, स्पर्म से। सो इट इज द साइट ऑफ fertilization. Next, explain the process from fertilization to implantation in the female reproductive system. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है वो यहां पर सराउंड करेगा ओवम को। क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा हमारे पास, फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट। अब जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, जाइगोट यहाँ पर यूनिसेल्यूलर है, यानी एक ही सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है। ये जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिविजन्स होंगे। क्या होंगे, सेल्यूलर डिविजन्स होंगे। ठीक है, डिविजन्स होंगे, एक सेल से 2, 2 से 4 ऐसे करके क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। ठीक है, डिविजन्स होते चले जाएंगे। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर इससे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर एक स्टेज जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। कौन सी स्टेज आ जाएगी, ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी। ठीक है, इस ब्लास्टुला स्टेज में होता क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा जाइगोट बना, जाइगोट में डिविजन्स हुए। ठीक है, ये ऐसे बॉल की तरह रोल करता हुआ आ रहा है, कहाँ पर, इनटू द यूट्रस। कहाँ पर आ रहा है, इनटू द यूट्रस। यहाँ पर आकर के ये क्या करेगा, ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल में खड्डा खोदेगा, और खड्डा खोद करके अपने आप को क्या कर लेगा, इसके अंदर इम्प्लांट कर देगा। इसके अंदर क्या कर देगा, इम्प्लांट कर देगा। इसी को बोला जाएगा यहाँ पर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इट इज द फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टुला इन योर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इसी को बोला जाएगा यहाँ पर इम्प्लांटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिवन बिलो शोज अ सेटअप अरेंज्ड विद एन एम टू प्रूव observe the presence of starch in different leaves before and after the activity. Answer the following questions based on the setup given below. अरे इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर बना है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है किसके ऊपर है ये पूरा का पूरा जो स्टडी है दैट इज टू स्टडी
to study the fact that CO2 is necessary for photosynthesis, that कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, दैट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट ए और बी। सबसे पहली चीज तो पहला ए और बी का मतलब है या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या तो ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, पूछा क्या है, मेंशन द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द बॉटल। तो KOH हमने क्यों लिया भाई, KOH हमने क्यों लिया, रीजन यहाँ पर सिंपल था, रीजन यहाँ पर सिंपल था बिकॉज KH हमने इसलिए लिया है टू अब्सॉर्ब, किस लिए, टू अब्सॉर्ब एनी CO2 प्रेजेंट इन द जार। जार में, बीकर में जो भी आपके पास CO2 प्रेजेंट था उसको यहाँ पे अब्सॉर्ब करने के लिए हमने क्या किया, KOH डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, KOH डाल दिया। ठीक है, नाउ बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप बी वाला पार्ट ले सकते हो, दैट इज जो एम है, दैट से मत स्टार्ट करना, ये बोलोगे दैट the conclusion of this activity is that CO2 is necessary for photosynthesis, that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। ठीक है, ये बताना है बेटा, ये बताना है बेटा। ठीक है, सी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द लीफ आफ्टर आयोडीन टेस्ट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। सीधा क्वेश्चन है, कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है। ठीक है, सीधा पूछा है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ लीफ आफ्टर आयोडीन टेस्ट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, सीधा पूछा गया बेटा। तो आयोडीन टेस्ट में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो यहां पर आयोडीन स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करके कैसा कलर दे देता है बेटा, ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। कैसा कलर दे देता है, ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। नाउ विच इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें आ सकती है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के शायद कुछ सब पार्ट्स होंगे जो शायद मिस हो गए, कोई बात नहीं। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से इवेंट्स नहीं होते, तो चलो हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में आया तो आपको पता है जो 3 मैं बता रही हूँ वो होते हैं, उसके अलावा XYZ जो भी वो दे दे वो आपको मार्क कर देना कि भाई ये तो नहीं होता। तो सबसे पहले बात करें डी वाले में, सी वाले का भाई आंसर लिख लेते हैं, जब हम लोग इतने तमीज से लिख ही रहे हैं कि सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। भाई अब देखो सेंटेंसेस खुद बना लेना, मैम सेंटेंस लिखने तो बैठी नहीं है। ठीक है, विच इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, तो हम रिवर्स साइकोलॉजी लगाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, अब्जॉर्प्शन होगा ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या जिसको बोला जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या कह सकते हो स्प्लिटिंग होगा ऑफ पानी। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, टूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस लिए, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, किस लिए होगा बेटा, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इन तीनों के अलावा कोई भी और ऑप्शन अगर आपको दिया है तो वो इवेंट हो जाएगा जो आपका फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। ये तीनों तो एब्सोल्युटली होते ही होते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसी प्रॉब्लम से डरने वाले नहीं है बेटा। ठीक है, चलो अब फिर से अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट ए और बी आ गया, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा। एट व्हाट टाइम डिड फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, एट व्हाट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। सो okay, so there's a bit of mismatch, चलो पढ़ लेते हैं। Study the graph given below which shows below the amount of carbon dioxide taken in by a plant varies through a 24-hour period and answer the question that follows। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो भाई क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि रात के
2 बजे से लगभग जो आपका 7 बजे तक का समय है वहां तक तो फोटोसिंथेसिस या जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर दिखा रखा है वो तो क्या है, दैट इज वेरी वेरी लेस। उसका तो अपटेक क्या हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, मतलब 0 के भी नीचे ही है। ठीक है, इसके बाद जब आप 8 to 6 देख रहे हो, 8 to 6 के बीच में हम क्या देख रहे हैं, लगभग फोटोसिंथेसिस होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ही वैल्यू जो है वो क्या हुई है, 0 से ऊपर हुई है। क्या हुई है, 0 से ऊपर हुई है। ठीक है, सो अब बात करें किस टाइम पर हमारा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, तो टाइम अगर देखा जाए तो 8 AM के लगभग क्या हुआ, यहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कौन सा वो समय जिसपे बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा टाइम हो जाएगा, वो बेसिकली आपका 12 बजे से लेकर के जो आपका टाइम है उसमें नहीं हो रहा, यानी फ्रॉम 12 to 6 के बीच में मान लो, 12 यहां पर AM to 6 PM के बीच में मान लो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। अरे भाई रुक जाओ, to 6 AM की बात कर लो, और उसके बाद तुम्हारा 6 PM से लेकर के जो 12 AM तक का टाइम है वहां पर भी कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, नाउ एट व्हाट टाइम वाज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटेस्ट, फोटोसिंथेसिस का जो रेट था वो सबसे ज्यादा कब था, तो भाई देखो पीक कहां पर मिल रही है, पीक हमें यहां पर मिल रही है, ऐसे खींच दो एक लाइन। ठीक है, लगभग की बात करें तो 10 बजे के अराउंड, लगभग 10 के अराउंड, यहां पर 10 AM के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। फिर से वही चीज आ गया, एट व्हाट टाइम वाज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटेस्ट, तो ये हो गया अगेन 10 AM। नेक्स्ट है हाउ डज प्लांट ऑब्टेन CO2, व्हाट हैपेंस टू दिस CO2, तो प्लांट जो है वो CO2 को कैसे ऑब्टेन करता है, CO2 जो है वो डिफ्यूज कर जाती है, डिफ्यूजेस इन थ्रू स्टोमेटा। कैसे डिफ्यूज इन कर जाएगी, थ्रू स्टोमेटा, वो जो है वो क्या कर जाएगी, डिफ्यूज इन कर जाएगी। उसके बाद इस CO2 को होता क्या है, एक बार CO2 जब डिफ्यूज कर जाती है तो होता क्या है, ये CO2 एंटर करती है, दिस CO2 एंटर्स क्लोरोप्लास्ट, जहां पर जाकर के इस CO2 का रिडक्शन होता है, इस CO2 का रिडक्शन होता है टू फॉर्म ग्लूकोज। रिडक्शन होगा बनाने के लिए क्या, आपका ग्लूकोज बना देगा, और फिर इस ग्लूकोज को फर्दर यहां पर स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोलता है, वो यहां पर कह रहा है कि ट्रेडिशनली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, वेंटिलेशन ऑफ द गैस एक्सचेंज और ऑर्गन्स बेटर नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, transport of the respiratory gases and cellular respiration. We assimilate chemical energy from the environment and transfer it from molecule to molecule in a stepwise fashion within our cells. Although studied separately, these phases represent a continuous sequence and process of cellular respiration in all life forms is mostly common. ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट ए और सब पार्ट बी। तो ए वाला जो पार्ट क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन बॉडी व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स व्हेन ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड एरोबिकली। एरोबिकली मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो इसको बोला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ए वाला जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, C6H12O6 ग्लूकोज को हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा हमारी 38 ATP। तो एंड प्रोडक्ट्स की बात कर ले, एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास 3 बन जा रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, बन जा रहा है। बी वाला जो है वो क्या बोल रहा है, बी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल एक्स, नेम दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्स क्या है हमारे पास, क्यों करा जा रहा है रेस्पिरेशन, ये यहां पर करा जा रहा है टू प्रोड्यूस ATP। ATP जो है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका, इसको बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन किया जा रहा है। ठीक है, ATP क्या है, ATP इज द केमिकल
फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी का क्या है, इट इज अ फॉर्म। तुम्हारी सेल की एनर्जी करेंसी होती है, जैसे हम लोग अपना जो अपना पैसा है वो खर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रुपीस, इंडियन रुपी, वैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। क्या है बेटा, एटीपी है, ठीक है। सी क्या है यहाँ पर, सी जो है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल एक्स। मॉलिक्यूल एक्स का फंक्शन क्या है, एटीपी जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी। एटीपी जो है वो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी करता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेस्पायरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में कौन से टाइप का रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। कौन सा रेस्पायरेशन होगा बेटा, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, read the following passage and answer the question that follows. All living cells require energy for various activity. This energy is available by breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. Attempt either subpart A or subpart B. तो यहाँ पर A वाला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, study the graph below that represents the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at full speed. What types of respiration does plot A and plot B represents respectively? तो plot A में अगर तुम देखोगे तो एनर्जी सप्लाई की अगर मैं बात करूं, टाइम रनिंग की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियल जब हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में यहां पर क्या होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। कैसा रेस्पायरेशन होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट जैसे जैसे हम अपनी एक्टिविटी विगरस करते जाते हैं और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, ऑक्सीजन की खपत होने लग जाती है, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज होने लग जाता है, ऑक्सीजन धीमे धीमे बॉडी के अंदर कम होने लगेगा। तो विथ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, विथ टाइम देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ O2, डिक्लाइन हो जाएगा इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो कौन सा रेस्पायरेशन होने लग जाएगा, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनर्जी सप्लाई की, तो एनर्जी सप्लाई इनिशियल टाइम पर कौन यहाँ पर दे रहा था, यहाँ पर इनिशियल टाइम पर एनर्जी जो थी दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉट बी। तो प्लॉट बी कौन से टाइप के रेस्पायरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल लेवल पे कौन सा रेस्पायरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन। वेयर एज जो प्लॉट ए है वो आगे के समय पर जो रेस्पायरेशन हो रहा है, आगे के टाइम पर आफ्टर इनिशियल फेज जो रेस्पायरेशन हो रहा है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉट ए, वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर पार्ट बी देख लेते हैं इसका। What are the characteristics of anaerobic respiration? तो भाई एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो कब होता है, वो होगा दो कंडीशन में। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो दो कंडीशन में होगा, या तो क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या तो क्या है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पायरेशन या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। दूसरी चीज पूछी जा रही है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन के एंड में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड बनेगा। वेरेज अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, 2 ATP बनेगा, 2 CO2 2 C2H5OH 2 लैक्टिक एसिड और इधर 2 ATP बनेगा, ठीक है। ये हो गया सीन। अब इधर आ जाओ, पूछा गया है सी व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। तो C6H12O6 को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आ जाएगा हमारे पास 38 ATP। तो एंड प्रोडक्ट्स निकाल लो यहाँ से, पहले भी कर चुके हैं। 1 molecule of pyruvate will yield how many molecules of carbon dioxide when metabolized aerobically? तो भैया जो हमारा एक NCERT का प्यारा सा ग्राफ दिया गया है, प्यारा सा एक फ्लो चार्ट दिया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए देखो, हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर के बना रहा है पायरूवेट। पायरूवेट में नंबर ऑफ कार्बन कितने,
3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट बनते हैं। अब अगर यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पायरेशन, तो एक पायरूवेट में 3 कार्बन है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 पायरूवेट कैन ओनली प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना सकता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बना सकता है तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। अगर 2 को कंसिडर कर लो, 2 को कंसिडर कर लो, तो इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 6 CO2 का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है दैट, अटेम्प्ट करना है पार्ट ए या पार्ट बी, तो बोला है अ फार्मर वांट्स टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। ठीक है, उनको यहाँ पर शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स जैसे पौधे जो है वो क्या करने हैं? ग्रो करने हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ये उसने कंडीशन दे दी। अब सजेस्ट अ मेथड टू ग्रो दीज प्लांट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, चलो जी देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा फार्मर है उसे क्या करना है? शुगर केन जो है, रोज जो है, इन सबको ग्रो किया जा सकता है बाय अ स्टेप नोन एज स्टेम कटिंग से हम क्या कर सकते हैं? इसको ग्रो कर सकते हैं, विच इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है ऑफ दीज प्लांट्स दैट कैन बी डन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। राइट एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कौन से ऐसे प्लांट है? एग्जाम्पल करो भाई, देखो सबसे ज्यादा जो हम लोग नॉर्मली फ्रूट खाते हैं उसमें कौन सा ऐसा है? इन्हीं में से देख लो कौन सा ऐसा है जिसके पास सीड्स नहीं होती। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका बनाना ले लो या फिर ग्रेप्स ले लो। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे प्लांट है जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बी वाला जो पार्ट है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. Justify। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रा होता है उसके में बडिंग के दौरान होता क्या है कि जो भी इसकी रीजेनरेटिव सेल्स होती हैं या जो इसकी टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो एक जगह क्लस्टर कर जाती हैं। क्या कर जाती है बेटा? क्लस्टर कर जाती हैं जो रीजेनरेटिव सेल्स होती हैं। क्लस्टर करने के बाद ये धीमे धीमे आपके, क्योंकि ये जो रीजेनरेटिव सेल्स होती है ना, ये कैसी सेल्स है? ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होता है? ऐसी सेल्स दैट कैन कन्वर्ट, जो कन्वर्ट हो सकती है, अब जो कन्वर्ट हो सकती है इन एनी बॉडी सेल, तुम्हारे शरीर के किसी भी सेल में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है? टोटिपोटेंट सेल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्लस्टर करेंगे इधर, और क्लस्टर करके क्योंकि ये सेल्स कोई भी बॉडी सेल बना सकती है तो ये यहाँ पर फॉर्म कर देंगी छोटू सा हाइड्रा। क्या फॉर्म कर देंगी? छोटू सा हाइड्रा फॉर्म कर देंगी, और इसी को बोला जाएगा क्या? इसी को बोला जाएगा यहाँ पर बड। क्या बोला जाएगा? बड। फिर उसके बाद ये डिटैच होकर के एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रोडक्शन? भाई देखो, सबसे पहला तो क्या यूज करेंगे? सबसे पहला मेथड जो है वो यूज करेंगे बाइनरी फिजन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल सिंपल है आपके पास, अमीबा ले लो, ठीक है, लिशमानिया ले लो। इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है आपका बाइनरी फिजन। दूसरा ले लो, मल्टीपल फिजन ले लो। मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है? मल्टीपल फिजन इट इज ऑब्जर्व्ड इन योर प्लाज्मोडियम ले लो। उसके बाद कहाँ देखोगे? उसके बाद तीसरा ले लो यहाँ पर बडिंग कौन से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? यीस्ट में देखने को मिलता है आपका बडिंग। तो ये 3 मेथड्स हो सकते हैं जो कि आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दिखा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, साहिल performed an experiment to study the inheritance of pattern of genes. He crossed tall pea plants with short pea plants and obtained all tall plants in F1 generation. F1 generation में उसको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल मिले। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर हाइट को कैरेक्टर मान ले
और उसके दो ट्रेट्स या एलील्स ले ले, एक ले लिया अपन ने टॉल, रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और दूसरा हमने ले लिया डॉर्फ जिसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल टी से, ठीक है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया इन F1 जनरेशन, वही क्या होगा, दैट विल बी नोन एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और यही कहता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। चलो भाई, What will be the set of genes present in the F1 generation? क्वेश्चन पूछा है, give reason why only tall plants are observed in F1 progeny। मजेदार क्वेश्चन क्या है, सी में जो दो सब पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, ये मजेदार वाला पार्ट है, इसको हम लोग बहुत प्यार से करेंगे। चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्रॉस करा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हमने यहाँ पर एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया है जिसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कैरेक्टर हमने क्या लिया, कैरेक्टर हमने लिया यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट लिया है। हाइट में हमारे पास क्या आ गया, टॉल आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स आ गए। टॉल को रिप्रेजेंट करा कैपिटल टी से, शॉर्ट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द सेम अल्फाबेट बट इन स्मॉल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपना पेरेंट जनरेशन जिसमें हमें क्लियरली मेंशन किया है कैपिटल टी को क्रॉस कराना है विद स्मॉल टी। स्मॉल टी कौन सी जनरेशन हो गई, पेरेंट जनरेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब नॉर्मल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बताया था, जो तुम्हारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो तुम्हारे पेयर ऑफ अलील्स है, वो गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए एक गैमीट में कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में कैपिटल टी, जो कैपिटल टी है वो क्या होंगे, सेपरेट। एक कैपिटल टी एक गैमीट में, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमीट में आ जाएगा। इधर भी सेम चीज होगी, गैमीट्स बनेंगे, एक स्मॉल टी एक तरफ, दूसरा स्मॉल टी दूसरी तरफ। क्या बन गए हमारे पास, गैमीट्स बन गए। क्या बन गए हमारे पास, यहाँ पर गैमीट्स बन गए। अब कंसिडर कर लो कि ये अपना मेल था, ये अपनी फीमेल थी, तो ये हो गए मेल गैमीट्स और ये हो गए हमारे फीमेल गैमीट्स। अब क्या कराना है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, गैमीट्स बन गए तो मिलन करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए, मिलन हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगी हमारी F1 जनरेशन, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन आ गई हमारे पास, F1 जनरेशन आ गई। क्या आ गई बेटा हमारे पास, F1 जनरेशन। अब देखो यहां पर बात करी गई कि कैपिटल टी या जो टॉल है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। जो उसकी अलील है वो कैसी अलील है, डोमिनेंट अलील है, यानी ये अलील अपने आप को हर हाल में क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। वेरा स्मॉल टी जो है वो यहाँ पर कैसी है, वो रिसेसिव अलील है। वो कैसी अलील है, रिसेसिव अलील है, यानी अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी बेटा, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है। तो अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप होगा यहाँ पर हेटेरोजाइगस हो जाएगा। जीनोटाइप क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो अलग अलग टाइप की अलील्स पाई जा रही हैं। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस की, ये पौधा जब बड़ा होगा तो दिखेगा कैसे। तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल टी वाली अलील प्रेजेंट है, वो डोमिनेंट है, तो भले ही स्मॉल टी वाली अलील प्रेजेंट है फिर भी वो उसकी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा विच कोड्स फॉर टॉलनेस इन प्लांट। तो अब जो पौधा है यहाँ पर वो कैसे दिखेंगे, दे आर गोइंग टू अपीयर टॉल, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस दे रखे हैं। सो पहला है व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स, तो सेट ऑफ जीन्स हो गए हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप हो गया हमारा। गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। रीजन क्या है इसका, सीधा कि यहाँ पर कैपिटल टी अलील प्रेजेंट है विच इज डोमिनेंट, जो क्या है यहाँ पर डोमिनेंट है। और क्योंकि वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट है, तो वो अपने आप को 100% क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। अपने आप को 100% क्या करेगी बेटा, एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड, how many of these would be tall, medium heighted और short plants give the genotype of F2 generation। ठीक है भाई, तो यहां पर हमें पहले क्या कराना है, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराना है।
चलो जी लग जाते हैं इस काम पर। तो F1 जनरेशन जो हमारा था वो क्या था, दैट वाज कैपिटल T, और उसको क्रॉस करा दिया है विद कैपिटल T, क्योंकि क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत सेग्रीगेट कर लेंगे इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को व्हेन वी आर फॉर्मिंग द गैमीट्स। तो क्या बनेगा, एक कैपिटल T हमारा इधर आ जाएगा, स्मॉल t हमारा दूसरे गैमीट में चला जाएगा। सिमिलरली यहां पर कैपिटल T एक तरफ आ जाएगा, स्मॉल t जो है वो दूसरे गैमीट में चला जाएगा। अब बना लेंगे भाई, अब क्या बना लेंगे यहां पर, अब हम बना लेंगे यहां पे हमारा छोटू सा पनेट स्क्वायर बना लेंगे। पनेट स्क्वायर जब बनाएंगे तो पनेट स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे। इधर से आया कैपिटल T, इधर से आया कैपिटल T, इधर से आया कैपिटल T, ऊपर से आ गया स्मॉल t आ गया, इधर से आ गया कैपिटल T, इधर से आया स्मॉल t, और इधर से स्मॉल t आ गया, और इधर से भी क्या आ गया, स्मॉल t। कौन सी जनरेशन बन गई हमारे पास, F2 जनरेशन बन गई। कौन सी जनरेशन बन गई, F2 जनरेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं अबाउट द जीनोटाइप, जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यानी सेल जो है वो हमारे पास क्या होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्या वो हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, या यहाँ पर कितने ऐसे हैं जो कैसे हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो देखा जाए तो ये वाला जो पेयर है जिसमें दोनों ही क्या है, कैपिटल टी, यानी कि दोनों ही अलील्स कैसी है, डोमिनेंट टाइप की है और एक जैसी दिख रही है, इस कंडीशन को बोला जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले कितने हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट वाले हो गए कितने, एक। हेट्रोजाइगस कितने हैं यहाँ पे, हेट्रोजाइगस मतलब जिसमें अलग अलग अलील्स मिल रही है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, ये भी डोमिनेंट होंगे हमेशा। रीजन क्या है, सीधा सिंपल सा रीजन है कि जब भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, हर हाल में वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर दो जो है वो कैसे है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक जो है वो यहां पर क्या है, एक जो है उसमें क्या है, दोनों रिसेसिव अलील्स है, एक जैसा है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। इससे आ जाएगा हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज गोइंग टू बी 1:2:1। क्या आ जाएगा बेटा, 1:2:1 आ जाएगा हमारा जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पौधे हैं ये दिखेंगे कैसे, तो दो तरह के दिखेंगे, या तो हमारा पौधा जो है वो टॉल दिखेगा, या तो क्या दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। यहाँ पे मीडियम हाइटेड की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑल्दो मीडियम हाइटेड हेट्रोजाइगस को बोला जा रहा है, बट उसे कंसिडर शॉर्ट के मुकाबले, पेरेंट प्लांट के मुकाबले अगर देखोगे तो वो टॉल ही होगा। समझ आ रहा है, अगर हम लोग ने पेरेंट प्लांट की वहां पर रिलेशन में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो जो प्लांट्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, टॉल होंगे, बट वैसे मीडियम हाइटेड होंगे। टॉल की बात करें तो यहाँ पर तीन जो है वो कैसे दिखेंगे, टॉल, एक दिखेगा शॉर्ट, तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आ जाएगा 3:1। ठीक है, ये तो पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन हो गया। जीनोटाइप रेशियो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब पूछा गया कि 800 सीड्स बनाई हमने कितनी सीड्स बनाई, 800 सीड्स बनाई, उसमें से आपका होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है। ठीक है, यानी पूरी तरह से प्योरली जो बड़े से टॉल लंबे लंबे प्लांट्स मिलेंगे वो कितने हैं, तो सीधी बात है, इजीली निकाल लोगे, 1/4। 4 ऑफस्प्रिंग में से एक जो है वो तुम्हारा क्या होगा, चार में से जो प्रोबेबिलिटी निकाल लें, दैट इज 1/4 ऑफस्प्रिंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्सट्रीमली टॉल हो जाएंगे। निकाल लेंगे 1/4 × 800, आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम हाइटेड प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मीडियम हाइटेड यानी कि आपका हेट्रोजाइगस की जब हम बात कर रहे हैं, हेट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, 2/4 × 800 आ जाएगा। ठीक है, सीधा यानी कि कितने हो जाएंगे, 400 सीड्स हो जाएंगे। और लास्ट पूछा है कि जो तुम्हारे डॉर्फ हैं वो कितने होंगे, या शॉर्ट प्लांट्स कितने होंगे, तो यानी कि आपका जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव कितने, 1/4 है, तो आ जाएगा 1/4 × 800, दैट इज इक्वल्स टू 200 सीड्स। ठीक है, ये किस कंडीशन में आया, अगर हमने क्या करा है, सेल्फ पॉलिनेशन करा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। दूसरा कंडीशन, व्हेन F1 plants were cross pollinated with plants having small t genes, a total of 800 plants were observed। अब इसमें भी हमें सेम कंडीशन निकालनी है, टॉल, मीडियम हाइटेड और शॉर्ट प्लांट्स। फटाक से कर लेते हैं इसको, बहुत ही इजी सा है ये, इजी पीजी। चलो
सबसे पहले हम यहाँ पे हम लोग F1 जनरेशन थी यहाँ पर, सॉरी F1 जनरेशन थी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने क्रॉस किससे करा दिया, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्या कराया, क्रॉस कराया। अब हमें तो आ गया गैमीट्स कैसे बनाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। जो भी पेयर हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको बस सेपरेट कर दो, कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी एक तरफ, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी एक तरफ आ जाएगा, स्मॉल टी दूसरे तरफ चला जाएगा दूसरा। अब यहाँ पर वापस से क्या करेंगे बेटा, वापस से बना लेंगे हम यहाँ पर हमारा पनेट स्क्वायर बना लेंगे बेटा। अब पनेट स्क्वायर बन गया है, अब इसमें हम गैमीट्स को सजा देंगे, एक तरफ ये गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर तुम्हारे ये वाले विच इज स्मॉल टी लग गए। अब जल्दी से ऊपर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया स्मॉल टी और इधर से आया स्मॉल टी। ठीक है, इस जनरेशन को जब हम देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो F2 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, जब हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट तो है ही नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट तो है ही नहीं। हेट्रोजाइगस की बात करें, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो दो जो है वो कैसे दिख रहे हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पर हमें, दो जो है वो कैसे दिख रहे हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिख रहे हैं, वेयर एज दो जो है वो कैसे दिख रहे हैं हमें, होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहे हैं, दो जो है वो कैसे दिख रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और ये दोनों क्या हो गए आपके, होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। ये हो गया हमारा जीनोटाइप। अगर इसका रेशियो लिखने को बोलो तो रेशियो क्या आएगा, 2:2, या ऐसे कैंसिल आउट करके 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज करेक्ट। फिनोटाइप की अगर बात करा जाए, फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप में हमारे पास टॉल की बात करें, टॉल इज टू शॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो जो है वो टॉल है, दो जो है वो शॉर्ट है, तो यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो भी क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो भी क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब फिर से वही सवाल है कि अगर मेरे पास 800 सीट्स प्रेजेंट थी, 800 सीट्स प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि टॉल सीट्स कितनी होंगी, तो भाई जब एक भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा 0 सीट। 0 सीट्स जो है आपकी वो क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली टॉल है। फिर हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, यानी मीडियम हाइटेड की बात कर रहे हैं। मीडियम हाइटेड यहाँ पर क्या है, 2/4 × 800 यानी कि 400 सीट्स जो है वो आपकी कैसी है, यहाँ पर मीडियम है। और फिर होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर ले, जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं वो भी कितने यहाँ पर 2/4 है × 800, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 400 सीट्स। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख ले आगे कुछ सपाट तो नहीं है इसमें। गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, तो दे दिया। इधर की जीनोटाइप क्या बन रहा था, 1:2:1 बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो इधर जीनोटाइप का रेशियो क्या बन रहा है, 1:1 बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, सो आज आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज असर्शन रीजन। असर्शन रीजन की बात करूं तो तुमने अगर सैंपल पेपर देखा है तो उसमें 2 मार्क्स का डायरेक्ट तो तुम्हारा क्या आ जा रहा है, असर्शन रीजन आ रहा है। और असर्शन रीजन की अगर बात करूं, जितना भाई पढ़ा चुके हैं जानते हैं बच्चा असर्शन रीजन में जरूर कंफ्यूज होता है। ठीक है, असर्शन रीजन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, 2 स्टेप्स में बता रही हूं। पहला कि तुम अपने एनसीईआरटी से ना थरो हो जाओ, एनसीईआरटी से ना थरो हो जाओ। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन मार्क के साथ के आपके स्टेटमेंट्स हैं, या फिर ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें कंजंक्शंस, बिकॉज, एज ऐसे करके वर्ड्स यूज किए, वहां से आपके असर्शन रीजन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो इन द फर्स्ट 2 ऑप्शंस की, मतलब असर्शन सही है, अगर मुझे असर्शन सही लग रहा है, रीजन सही लग रहा है और मुझे पता लगाना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो बस मुझे यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज बिकॉज। तो मैं बोलूंगी असर्शन का स्टेटमेंट बोलूंगी, प्लस उसके आगे मैं बिकॉज लगा करके रीजन वाला स्टेटमेंट बोलूंगी। अगर ये सेंस बना देगा, इफ इट मेक सेंस, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड इफ इट डज नॉट मेक सेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो फटाक से विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, द टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एज डियर्स शो अ लॉन्गर
स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? टाइगर्स आपके कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स में जो उनका डाइट होता है दैट मेजरली कंटेन्स प्रोटीन। प्रोटीन का मेजर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्टमक में होता है। तो इसीलिए उनका जो स्टमक होता है दैट इज तो वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक है, बट उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लेंदी नहीं होती, जिसकी वजह से दे हैव अ शॉर्टर एलिमेंट्री कनाल, छोटी उनकी होती है एलिमेंट्री कनाल। वेरएज डियर्स की बात करें, डियर जो है वो क्या है? वो आपका हर्बीवोर है। वो मेनली क्या खा रहा है? वो पेड़ पौधे खा रहा है जिसमें आपका स्टार्च होता है, सेल्यूलोज वगैरह जैसे शुगर्स पाए जाते हैं। और शुगर का मेजर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत और लॉन्ग और इलेबोरेट होती है। फॉर दैट रीजन हर्बीवोर्स जो है उनकी लॉन्गर पाई जाती है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से एलिमेंट्री कनाल लॉन्गर होती है। कार्निवोर्स जो होते हैं, क्योंकि उनका मेजर डाइजेशन प्रोटीन का स्टमक में होता है, इसीलिए दे डू नॉट हैव अ वेरी इलेबोरेट स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसी वजह से बहुत इलेबोरेट एलिमेंट्री कनाल नहीं होता। ठीक है, सो ये तो करेक्ट है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। बिल्कुल सही बात है कि उनका खाना का कॉम्पोजिशन क्या है, प्रोटीन है ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, क्या ज्यादा खा रहे हैं उसके बेसिस पर उसकी हाइट होती है। तो चलो ये वाले दोनों टॉपिक्स तो नहीं हो जाए, ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, दोनों गलत हो गए। चलो एलिमिनेट कर दिया इनको। अब हमें पता लगाना है कि फर्स्ट है कि सेकंड है, तो सीधे बोलो द टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन whereas deer show a longer small intestine because the length of the small intestine depends on the type of food the animals eat. Makes sense। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। करेक्ट, थोड़ी सी एयर हमेशा प्रेजेंट होती है आपके लंग्स के अंदर। रीजन, इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रेजिडुअल वॉल्यूम का काम ही ये होता है कि ये एक काइंड ऑफ स्टेशन की तरह काम करता है। ठीक है, हॉल्ट स्टेशन की तरह काम करता है, जहां पर रुक करके टाइम मिल जाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। ऑप्शन क्या हो सकता है? रीड कर लेते हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बिकॉज it provides sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. Makes sense। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। अगेन करेक्ट, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिस फॉर्म में उस ऑक्सीजन का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। परफेक्टली करेक्ट, यानी अगेन ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। अब वापस से हमें ये क्वेश्चन देखना है, तो क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट, मेक सेंस। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, तो भाई एक चीज देखो, कीवर्ड क्या है? क्या पकड़ना है आपको यहाँ पर? जो गलत हो गया है दैट इज ऑल। ऑल तो बेटा गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें पता है जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड कैरी करती है टू द लंग्स, वो कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर इसकी जगह मोस्ट ऑफ द आर्टरीज लिखा होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता, बट फिलहाल के लिए ये क्या हो गया है? रॉन्ग। तो ऑप्शन ए जो है, यानी असर्शन, जो असर्शन है वो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब सेकंड वाला अगर सही भी हो गया तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, वैसे तो दोनों ही गलत है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर एक ई ऑप्शन मान ले, दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि असर्शन रीजन जो है वो दोनों के दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस अक्रॉस फ्लोएम। सही बात है, जो आपका सल्यूट है, सल्यूट बेसिकली यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है आपके फूड को। ठीक है, जो फूड है, फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। बनता किस फॉर्म में? बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में। और स्टोरेज की बात कर ले तो स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो किस फॉर्म में होता है? स्टोरेज ऑफ फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है द सॉल्यूट्स कैन बी ट्रांसलोकेटेड बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका फ्लोएम है उसमें जो मूवमेंट है वो ऑफ फूड वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा? बाई डायरेक्शनल होता है। चलो पढ़ लेते कौन सा ऑप्शन होगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो ये वाले तो नहीं होंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। चलो पढ़े।
So translocation of solutes takes place across the phloem because solutes can be translocated both in upward and downward direction. बिल्कुल सही. source to sink जो है वो यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है ऑफ योर मटीरियल. सो आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, egestion इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ soluble नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव बाय द नेफ्रॉन्स इन द किडनी. ये आपका तो सही है. दूसरा, अब देखो egestion और एक्सक्रीशन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है भाई. egestion क्या है? egestion आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट है जिसमें आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर. ठीक है, जो आप सुबह सुबह शौचालय जाते हैं उसके फॉर्म में रिलीज होना आपके अनडाइजेस्टेड फूड का, दैट इज नोन एज egestion. एक्सक्रीशन क्या हो गया? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है दैट इज योर एक्सक्रीशन. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत. अब अगर असर्शन गलत है, ठीक है, रीजन सही है, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. बिल्कुल सही बात है कि आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से. अगर आपकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है तो हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज करते हैं थ्रू डायलिसिस. रीजन, रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी. तो स्टेटमेंट तो देखो ये भी सही है, पर क्या ये सेंस बना रहा है, पढ़ के देखते हैं. Artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis because reabsorption does not occur in artificial kidney. Make sense? No. तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट चलते हैं. Nerve conduction is the one-way conduction. Nerve impulse is transmitted from dendrite terminals to axon terminals. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि नर्व कंडक्शन जो है वन वे कंडक्शन है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. जो आपकी इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो आपके न्यूरॉन से, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अगर मैं बात करूं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अगर मैं बात करूं तो जो कंडक्शन है वो कैसा होता है, वन वे होता है. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को. रिसीव करेंगे किसको, इंफॉर्मेशन, या कह सकते हो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स जनरेट हो जाएगा. क्या जनरेट होगा, इम्पल्स. वो ट्रैवल करेगा एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन से जाएगा कहाँ पर, एक्सॉन टर्मिनल जाएगा. कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल जाएगा. अब एक्सॉन टर्मिनल पे ही पाया जाता है हमारे पास यहाँ पर बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता था बेटा साइनैप्टिक नॉब. और इन्हीं साइनैप्टिक नॉब में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स जिनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है. और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम योर एक्सॉन टर्मिनल टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है कि ये जो वन वे कंडक्शन है वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी एक्सॉन टर्मिनल में ही साइनैप्टिक नॉब प्रेजेंट होते हैं जिनके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है. एंड ओनली दिस न्यूरोट्रांसमीटर के पास ही कैपेबिलिटी होता है कि ये इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन तक क्या करके लेके जा सके, ट्रांसफर कर ले जा सके. ठीक है, तो यहां पर असर्शन तो सही है पर रीजन फॉल्स है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Electrical impulses are used by neurons to transmit messages, correct? Synapse refers to intersection or space between 2 points. Neurotransmitters are released as chemicals when an electrical signal reaches its terminal. बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. पर अगर आप पढ़ के देखोगे बिकॉज लगाने के बाद तो it does not make sense, which makes it option B. क्या बना देगा, इसको बना देगा आपको ऑप्शन B. चलो नेक्स्ट है. Positive phototropism is defined as the movement towards light. ठीक है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट. फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, लाइट का स्टिमुलस पड़ने पर प्लांट का उसकी तरफ या उसके रिस्पॉन्स में मूव करना ही कहलाता है फोटोट्रोपिज्म. पॉजिटिव मतलब लाइट की तरफ मूव हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा.
ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। द ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द सनी साइड ऑफ द शूट व्हेन द सनलाइट हिट्स अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द प्लांट, सेल्स आर स्टिम्युलेटेड टू ग्रो लॉन्गर बाय ऑक्सिन कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पर हम एक स्टेम को कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एक स्टेम को कंसिडर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, दैट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज डिफाइंड एज द मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो फोटोट्रोपिज्म किसे कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट, ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स या फिर अगेंस्ट द यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलस ऑफ लाइट। यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलस ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट होता है, चाहे वो लाइट के तरफ हो चाहे वो लाइट के अगेंस्ट हो, इसको बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है बेटा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फोटो के तरफ, लाइट के तरफ अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट हो रहा है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द सनी साइड ऑफ द शूट व्हेन सनलाइट हिट्स अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द प्लांट, सेल्स आर स्टिम्युलेटेड टू ग्रो लॉन्गर बाय ऑक्सिन कंसंट्रेशन। देखो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास प्रेजेंट है स्टेम। क्या प्रेजेंट है, मेरे पास स्टेम प्रेजेंट है। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी भी स्टेम के एपेक्स पे या टिप पर पाया जाता है। अब एक तरफ से क्या आया, एक तरफ से आ गई हमारे पास सनलाइट। क्या आ गई बेटा, सनलाइट, यानी यूनिडायरेक्शनल जो लाइट है वो आई। ठीक, अब अगर ऐसा केस होता है तो है क्या सीन, जो हमारा ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन इज फोटो सेंसिटिव। ऑक्सिन लाइट को लेके सेंसिटिव है, बिल्कुल वैम्पायर जैसा है। क्या करेगा, जब आपकी लाइट एक तरफ से पड़ेगी ऑन द स्टेम, तो यहाँ पर सीन क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के जिधर से लाइट पड़ रही है, जिधर से लाइट पड़ रही है उसके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में जाकर के क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। उसके अगेंस्ट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करी जाए तो हमारे पास इस स्टेम को बनाने वाली कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी ऐसे ऑन बोथ द साइड्स, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होंगी। अब जैसे ही ये ऑक्सिन किधर आएगा, ये आ करके अक्यूमुलेट हो जाएगा इन द एरिया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर तो जो सेल्स यहां पर प्रेजेंट है उसमें ये अक्यूमुलेट होकर के क्या करेगा, जो कि ऑक्सिन का फंक्शन है, दैट इज सेल इलोंगेशन। क्या करेगा, यहाँ पर सेल का इलोंगेशन करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक तरफ की जो सेल है, एक तरफ की जो सेल है वो तो क्या होगी, वो तो यहाँ पर इलोंगेट कर जाएगी, वो तो क्या कर जाएगी, इलोंगेट कर जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्टेम है वो मूव कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वेयरएज दूसरी साइड की जो सेल है वो क्या होगी, वो यहाँ पर छोटू ही रह जाएगी इन साइज। तो हो क्या रहा है, ऑक्सिन की अक्यूमुलेशन की वजह से जहां पर वो प्रेजेंट है उधर की सेल्स इलोंगेट करके लॉन्गर हो जा रही है, वेयरएज दूसरी जो साइड की सेल्स है वो कैसी है, नॉर्मल साइज है। तो एक तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से बढ़ नहीं पा रहा, सो योर स्टेम विल बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब यहां पर जो कैच है वो क्या है कि जो यहां पर ऑक्सिन है वो डिफ्यूज करेगा टुवर्ड्स द सनी साइड ऑफ द शूट। तो बेटा ऐसा तो नहीं होता, अगेंस्ट द सनी साइड मूव करता है, बिकॉज ऑक्सिन इज लाइक अ वैम्पायर। उसे रोशनी से दिक्कत होती है, लाइट से दिक्कत होती है, तो वो मूव कर जाएगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट है, पर जो रीजन है वो क्या है, रॉन्ग। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड टच मी नॉट प्लांट्स अकर ड्यू टू स्मेलिंग, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीव्स द प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। तो ये चीज तो करेक्ट है। इधर क्या है, स्मेलिंग, तो स्मेल का रोल नहीं है, यहाँ पर रोल किसका होता है, टच का। और इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है थिग्मोनास्टी। क्या बोला जाता है, थिग्मोनास्टी। तो यहां पर जो आपका असर्शन है वो तो क्या है, रॉन्ग, रीजन है करेक्ट, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई।
दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो हमें पता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, जो सडन रिस्पॉन्सेज है, ये ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है, इनको रिफ्लेक्स आर्क्स को जो है तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शंस को तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड ही निपटा देता है, ऐसे छोटे मोटे काम। तो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, रादर दे आर कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन। बिल्कुल करेक्ट बात है, एड्रेनालिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फियर, एंगर, जॉय, कोल्ड एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है वो फियर की कंडीशन में, एंगर गुस्सा जब आ रहा होता है, जॉय, कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस में एड्रेनालिन रिलीज होता है। तो ये भी चीज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो अब इसको रीड करके देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज एड्रेनालिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फियर, एंगर, जॉय, कोल्ड एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। वो क्या हो गया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नोन एज क्लोन्स। करेक्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता। दे आर ऑलरेडी नोन एज क्लोन्स बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहीं पे वर्ड बिकॉज आ गया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रोटम इज प्रेजेंट outside the abdominal cavity. It stores sperms which require a lower temperature than the normal body temperature. ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है, मस्कुलर बैग है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीजन क्या है, इट स्टोर स्पर्म्स विच रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, देखो बात तो यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो आपका स्क्रोटम है उसी में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है क्या, स्क्रोटम कंटेन्स टेस्टिस, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनता है, इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्मेशन होता है ऑफ स्पर्म। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए होता है, लोअर चाहिए होता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर चाहिए होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा रीजन, तो बिल्कुल करेक्ट रीजन है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाते हैं। अ कॉन्डम प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अ कॉन्डम प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। बट एसटीडीज का जो ट्रांसमिशन है वो होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है। सीमेन एक बॉडी का फ्लूइड है जो अगर फीमेल की बॉडी में चला गया तो उसी फ्लूइड के साथ अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो उस बॉडी फ्लूइड के ऊपर बैठ करके मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्डम्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं डिपोजिशन ऑफ सीमेन, प्रिवेंट करते हैं डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द फीमेल्स वजाइना, इस वजह से वो एक्ट कर सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं एसटीडी को। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अ कॉन्डम प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। HIV एड्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज स्प्रेड्स थ्रू शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। HIV के रिस्पेक्ट में शेयरिंग ऑफ नीडल्स इज अ करेक्ट फॉर्म की, ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। HIV जो है वो इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है, पर HIV एड्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। जो आपका एड्स है दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, यही तो फुल फॉर्म है आपके HIV का। तो ये क्या है, वायरल डिजीज है। तो आपका
जो असर्शन है वही क्या हो गया, रॉन्ग, रीजन क्या हो गया, करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, असर्शन क्या है, इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स सटल चेंजेस इन बॉडी डिजाइन फॉर द नेक्स्ट generation. Greater diversity will be generated if asexual reproduction is involved. ठीक है, सो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं प्रीवियस जनरेशन से इस करंट जनरेशन में, तो क्या आता है, तो आता है चांसेस ऑफ वेरिएशंस। क्या आते हैं बेटा, चांसेस ऑफ वेरिएशंस आते हैं, जिसकी वजह से एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। Greater diversity will be generated if asexual reproduction is involved. हमें पता है asexual reproduction में क्या बनते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो यहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी जाहिर सी बातें देखने को नहीं मिलेगी। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनेटिसिस्ट cross two plants and got 50% plants with white flowers and 50% with red flowers. तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि उसने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए यहाँ पर विथ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर को उसने एज अ कैरेक्टर लिया होगा। फ्लावर कलर में उसका डोमिनेंट है रेड विथ कैपिटल आर, रिसेसिव होगा वाइट विथ स्मॉल आर, और क्या किया उसने 50% व्हाइट फ्लावर्स, 50% उसने रेड फ्लावर्स लिए हैं। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी भाई, सिंपल टेस्ट क्रॉस लगेगा। टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो क्या होता है, केस 1 ले लो। केस 1 क्या होगा कि जो आपका डोमिनेंट है, जो आपका डोमिनेंट पेरेंट है, लेट से रेड वाला जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। अगर उसको हम क्रॉस करा देंगे यहां पर, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्रॉस करा देंगे विथ रिसेसिव पेरेंट, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप का गैमीट आएगा कैपिटल आर, इधर से हमारे पास एक टाइप का गैमीट आएगा स्मॉल आर। क्रॉस करा दोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके पास ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ऑल विल बी ऑफ रेड कलर। सारे के सारे जो है उनके फ्लावर्स जो है वो कौन से कलर के होंगे, ऑल विल हैव रेड फ्लावर्स। केस 2 की बात करूं, केस 2 की बात करूं तो इसमें क्या है, अगर मान लो कि ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है, तो यहाँ पर 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर एक ही तरह का गैमीट बनेगा दैट इज स्मॉल आर। अब इसको यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको क्रॉस कराया तो एक चांस है कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, दूसरा चांस है हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये कंडीशन वैलिड है कि अगर एक पेरेंट हमारे पास हेट्रोजाइगस है और अगर एक हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, उसी केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 50%, मतलब 2 में से एक जो है वो यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस है, इसका कलर जो है वो रेड होगा, रेड फ्लावर्स बनाएगा, और दूसरा जो है वो क्या बनाएगा, व्हाइट फ्लावर्स बनाएगा। तो यानी कि ये जो है वो भी करेक्ट है। तो जो आपका असर्शन है, द geneticist crossed 2 plants and got 50% plants with white flower and 50% with red flowers because one plant is heterozygous for the trait and another is homozygous recessive. This is completely correct. आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, the sex of the child will be determined by the chromosome received from father. A human male has 1 X and 1 Y chromosome. नॉर्मल आपका क्वेश्चन है ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हमें पता है कि जो आपका डिटर्मिनेशन है ऑफ द सेक्स दैट डिपेंड्स अपॉन द फादर, क्योंकि फादर के पास ही कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई, जिससे 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक्स और वाई गैमीट्स बनेंगे। जबकि मदर जो है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो गैमीट्स जो बनेंगे उसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम पाया जाएगा, एक्स टाइप का ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फादर। अगर एक्स वाले क्रोमोसोम जो मदर का है उसके पास अगर कौन आ जाएगा, मेल का एक्स कैरिंग गैमीट आ जाएगा, तो जो जाइगोट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स एक्स, और बच्चा जो होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी। वेर एज अगर जो मदर है हमारे पास, उसके एग को फर्टिलाइज कौन कर रहा है, यहाँ पर वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई होगा, यानी कि बेबी जो है वो क्या हो जाएगा, मेल। तो एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इन द टाइप ऑफ स्पर्म जो कि एग को क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए, कि असर्शन रीजन भी सही है और रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
aquarium are known as the man-made ecosystem because aquariums are created by humans. इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है. Man-made ecosystem क्या होते हैं? ऐसे इकोसिस्टम जो खुद को अपने आप से रेगुलेट नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते. इनको बनाए रखने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन का इंटरफेरेंस जरूरी होता है, उसे मैन-मेड इकोसिस्टम बोलते हैं. तो यहाँ पे एक्वेरियम्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस. बिल्कुल सही है, दोनों ही चीजें सही है. पढ़ के देख लेना, बिकॉज लगा के देख लो, बिल्कुल परफेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. बेटा पहला ही लिखा है दैट कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अगर हम ट्रॉफिक लेवल बनाए यहाँ पर, तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स. कौन यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है? प्रोड्यूसर्स. फिर आ जाते हैं आपके कंज्यूमर्स. उसके बाद कौन आ जाते हैं यहाँ पर? आपके टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं. कौन आ जाते हैं बेटा? आपके टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो ये आपका ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. करेक्ट. अब देखो भाई, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर नरिशमेंट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट क्या करो, आपके कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो दैट इज रॉन्ग. ये क्या हो गया? रॉन्ग. तो असर्शन गलत है, बट तुम्हारा रीजन सही है, तो हो गया आपका ऑप्शन डी. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट आ जाते हैं, ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो यूवी की वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है टू फॉर्म 2 नेसेंट ऑक्सीजन. फिर इस ऑक्सीजन से जब एक नेसेंट ऑक्सीजन इंटरैक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है. क्या बन जाता है? ओजोन. ठीक है. सो ये जो चीज है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने अपने लेवल पे सही हैं, पर इनका कोई भी रिलेशन एज सच एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो जो आपका ऑप्शन है वो यहां पर हो जाएगा बी, दैट बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन. ठीक, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो बच्चों ये आपका सीरीज कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन जो है वो दोनों के दोनों इंक्लूड कर लिए. लगभग अगर बात करूं तो 9 मार्क्स का अगर आप केस बेस्ड मान लो और यहां पर 2 मार्क्स का आप असर्शन रीजन मान लो, तो हम लोग ने 11 मार्क्स तो यहां पर अपने फुल ऑन सिक्योर कर लिए. ठीक है. तो बेटा अब बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इन कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करके अपनी तैयारी में उतार लो और कितना अच्छा आप यहां पर परफॉर्म करो. सो दिस वाज आकर्षिका गुप्ता फ्रॉम साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम आपका साइंस का है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट बच्चों. बहुत अच्छा करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर ये बताओ कि भाई ये सीरीज आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.